हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है इंसुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ बायोस्फेरिक इकोसिस्टम। देखिए, अर्थ का जो बायोस्फेरिक इकोसिस्टम है, ये एनर्जी कहाँ से, इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अर्थ का बायोस्फीयर होता क्या है। देखिए, हम पहले चैप्टर्स में ये पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। दिस इज द एटमॉस्फेरिक पार्ट। ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेयर का पार्ट है। एंड ये है हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर बॉडीज वाला पार्ट है। एंड ये है लिथोस्फीयर, यानी जमीन वाला पार्ट, जहाँ लैंड है। ठीक है, जहां पर ये तीनों कोइंसाइड करते हैं वहां पर लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक है, जहां लाइफ पॉसिबल होगी उसी पार्ट को हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, अब ये बायोस्फीयर तो है लाइफ वाला पार्ट, लेकिन इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है। देखिए, ये तीन सोर्सेज हैं। सोलर रेडिएशंस, सन से आने वाली एनर्जी। ग्रेविटी, ग्रेविटी हमारी अर्थ की जो अपनी ग्रेविटी है। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस, अर्थ के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है। हम सबको पता है अर्थ के अंदर कन्वेक्शन करंट मूव करते हैं, लावा बाहर आता है जब वोल्केनिज्म होता है, तो उससे मिनरल्स वगैरह बनते हैं। तो अर्थ के अंदर जो एंडोजेनिक फोर्स है, वहां से भी हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये तीन सोर्सेज हैं जहां से अर्थ को एनर्जी मिलती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है हमारा सोलर रेडिएशन, जो सन से एनर्जी आ रही है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक सिस्टम है पूरा, ये जो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है, इसको सबसे ज्यादा मेंटेनेंस कौन करता है? सोलर रेडिएशन। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे सोलर रेडिएशन की डिटेल में। नाउ अंडरस्टैंड इंसुलेशन। देखिए, सन से जो एनर्जी आती है, अभी मैंने बताया सोलर रेडिएशन, सन से आने वाली एनर्जी, जो भी सन से एनर्जी आती है अर्थ के ऊपर, उसको हम इंसुलेशन कहते हैं। इनकमिंग रेडिएशंस भी कहते हैं इसको, इंसुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट नेम से पुकारते हैं इसको। इंसुलेशन, इनकमिंग रेडिएशंस। ठीक है, द एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ, जो एनर्जी अर्थ रिसीव करती है, इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर इंसुलेशन। शॉर्ट में हम इसको इंसुलेशन कह देते हैं। आई होप ये क्लियर है। इंसुलेशन, देखिए, अर्थ के ऊपर से भी एनर्जी आउटगोइंग होती है, जाती है, तो उसको हम इंसुलेशन नहीं कहेंगे। जो अर्थ से रेडिएशन जाती है उसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। अभी हम किसकी बात करें? अर्थ पर एनर्जी रिसीव जो हो रही है सन से, उसको हम कह रहे हैं इंसुलेशन। देखिए, सोलर रेडिएशंस का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, यानी सन से जो एनर्जी आती है वो बनती कैसे है। देखिए, ये हमारे, अगर हम एक एग्जांपल लें तो ये सन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके एकदम इंटरनल में एक कोर है सन का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सन की कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? हीलियम। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बना रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये सन के कोर में होती है। ठीक है, सन के कोर में होती है ना, यही सब ये लिखा है। द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी इज इन द इंटीरियर, इंटीरियर उसके कोर के अंदर। इनसाइड द सन हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कोर के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, प्रेशर है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है एंड हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है। तो जो एनर्जी सन की बनती है वो कोर में बनती है, एंड कोर से फिर वो बाहर आती है। ठीक है, एंड फिर वो हमारी अर्थ के ऊपर आती है, जिसको हम इंसुलेशन कहते हैं। ओके, देखिए, सोलर कांस्टेंट क्या होता है? सोलर कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ द सन एनर्जी रिसीव। देखिए, सन की एनर्जी का ये एक मेजरमेंट है, रिसीव्ड पर यूनिट एरिया ऑफ द एट द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द सन्स रे। देखिए, ये तो हो गई डेफिनेशन, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। जैसे सन की ये रेडिएशन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमारी अर्थ के ऊपर पड़ रही है, एंड अर्थ के सरफेस पर नहीं, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके टॉप में एक पर यूनिट एरिया में जो एनर्जी रिसीव हो रही है परपेंडिकुलर टू द सन, इसको हम कहते हैं, कांस्टेंट एनर्जी रिसीव हो रही है, इसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम सोलर कांस्टेंट कह रहे हैं। यानी हमारे अर्थ के, देखिए, अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि हम सरफेस पर समझते हैं कि सोलर कांस्टेंट क्या है, अर्थ पे जितनी एनर्जी रिसीव हो रही है। नहीं, अर्थ पे एनर्जी तो बाद में आती है, इस दौरान बहुत सारी प्रोसेस से गुजरती है। एटमॉस्फेयर से जब वो गुजरती है एनर्जी, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इतना जो टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एनर्जी आ रही है उसको हम एक यूनिट कांस्टेंट मानते हैं, एंड वो कितना है? 1.94 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एक मिनट में इतनी एनर्जी आ रही है। इसको राउंड ऑफ करके 2 भी मान लेते हैं, तो एग्जाम में या तो ये लिखा होगा या ये। ठीक है, नाउ
देखिए अर्थ के हम टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए अगर आप अर्थ का एटमॉस्फेयर आपने पढ़ा है तो सबसे नीचे लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, देन उसके बाद होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो ये लेयर्स होते हैं। तो इस जो लास्ट लेयर है उसके टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर के पर यूनिट एरिया में जो सन से एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं सोलर कांस्टेंट। कांस्टेंट एनर्जी तो आ रही है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन की अगर हम बात करें कि अर्थ पे जब एनर्जी आती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। द पोल रिसीव अबाउट 40% ऑफ द इंसुलेशन रिसीव एट द इक्वेटर। देखिए जितनी एनर्जी हमारी इक्वेटर पे आती है, अब देखिए इक्वेटर क्या है, ये हमारी अर्थ, ठीक है, हम सबको पता है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ऑलराइट, तो इक्वेटर पे जितनी एनर्जी आती है, मान लो इक्वेटर पे आ रही है 100% एनर्जी, ठीक है, ये हमारे पोल्स, ठीक है, यहाँ पर 40% एनर्जी आती है, ठीक है, जितनी इक्वेटर पे आ रही है 100% मानेंगे उसे, उसका 40% ही पोल्स पर आता है। देखिए सन की एनर्जी, अगर हम सन की एनर्जी की बात करें तो वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे आती है, ठीक है, एंड जब वो पोल्स की तरफ जाती है तो वो इंसुलेशन स्लैंट हो जाती है, ठीक है, जब रेडिएशन स्लैंट होती है तो एनर्जी कम रिसीव होती है। ओके, यहाँ पर एकदम परपेंडिकुलर, इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होती है, इसलिए एनर्जी यहाँ पर ज्यादा रिसीव होती है। आई होप ये क्लियर है आपको। अब देखिए मैक्सिमम इंसुलेशन रीचेस द आउटर लिमिट, ठीक है, अभी तक हम आउटर लिमिट की ही बात कर रहे हैं। ओके, अभी हम अर्थ की सर्फेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैक्सिमम इंसुलेशन आउटर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द नॉर्थ पोल। देखिए मैक्सिमम इंसुलेशन अगर हम अभी अर्थ की रिसीव एनर्जी की बात करें तो हमने बोला जैसे यहाँ पर 100% आ रही है तो इसका 40% आपके पोल्स पे रिसीव होती है अर्थ के, ठीक है। नाउ अगर हम मैक्सिमम इंसुलेशन देखें तो कहाँ आती है, आउटर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर। आउटर लिमिट मैंने बता दिया आपको, जो आपका एग्जॉस्फेयर है वहां पर आपके नॉर्थ पोल पर, ये हमारा है नॉर्थ पोल एंड ये हमारा साउथ पोल, ठीक है, तो नॉर्थ पोल पर एनर्जी आती है सबसे ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी आती है, मैक्सिमम इंसुलेशन। Maximum insolation at the Earth's surface received between 30 डिग्री एंड 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जोन। अब देखिए मैक्सिमम इंसुलेशन, अभी तक हम आउटर लिमिट का ये है कि आउटर लिमिट जनरल अगर आप देखें तो ये है, ठीक है, जनरल फिनोमेना ये है कि इक्वेटर पे एनर्जी ज्यादा आएगी पोल से। अगर मैक्सिमम देखेंगे आउटर लिमिट की तो नॉर्थ पोल पर, मैक्सिमम देखेंगे अर्थ के सरफेस की एनर्जी, अर्थ के सरफेस पे कहाँ मैक्सिमम आ रही है तो 30 to 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, नॉर्थ याद रखिएगा। अब दिस इज बिकॉज ऑफ, अब ये देखिए ये क्यों है, सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ क्यों आ रही है, क्योंकि मिनिमम क्लाउड है। देखिए इक्वेटर पे एनर्जी आती है, जनरल फिनोमेना है, लेकिन ये तो इक्वेटर पे नहीं है, तो 30-40 पे बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी आती है। क्यों आती है, क्योंकि वहां पर क्लाउड कम है। इक्वेटर पे आप फिनोमेना पढ़ेंगे आगे जाकर कि इक्वेटर पर क्लाउड्स बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लेकिन 30 to 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे क्लाउड बहुत कम बनते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ पर जो विंड्स हैं वो सबसाइड करती हैं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंसुलेशन माना जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, अभी तक हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इंसुलेशन का। अब कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इंसुलेशन को। मैंने आपको बताया कि जब एनर्जी सन से आती है तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इस दौरान, अर्थ पे सारी एनर्जी नहीं आती है। ओके, अब देखिए ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ द सन किस एंगल से, किस अल्टीट्यूड से आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर जैसे आपका ये सन है, ठीक है, अगर आप ये सन देखते हैं तो इक्वेटर पे सब रिसीव कितनी कैसे हो रही है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पोल्स पे कैसे जा रही है, स्लैंटिंग रेज। तो जहां पर परपेंडिकुलर जो एंगल बनाएगा उससे भी फर्क पड़ेगा, जहां पर एकदम स्लैंट परपेंडिकुलर पड़ रही है वहां एनर्जी ज्यादा रिसीव होगी, यानी इक्वेटर पे ज्यादा एनर्जी रिसीव होगी एज कम्पेयर टू पोल्स, ठीक है। तो एंगल ऑफ द सन भी मैटर करता है। लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ द डे यानी अगर दिन ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी आएगी, अगर दिन छोटा है तो कम एनर्जी आएगी। ओके, अब देखिए ये डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब ये भी होता है कि जब, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों करती है सन के अराउंड, जब रिवोल्यूशन करती है तो उसमें डिस्टेंस में डिफरेंस आता है, ठीक है, कभी पास आती है अर्थ, कभी दूर जाती है, तो जब पास होगी तो एनर्जी ज्यादा आएगी सन से, ओके, एंड दूर होगी तो एनर्जी कम आएगी, तो ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है।
एंड सन स्पॉट एक्टिविटी, सन स्पॉट से भी आपके इंसुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, मैंने आपको पहले भी बताया कि एटमॉस्फेयर से जब एनर्जी पास होती है तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी क्या क्या कैसे कैसे वो एनर्जी एटमॉस्फेयर से गुजरती है, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, वैसे मैंने आपको इन शॉर्ट में आपको ये बता दिया, बट इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि सोलर रेडिएशंस क्या होती हैं, इंसोलेशन क्या होता है, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, सन की एनर्जी बनती कैसे है, अर्थ तक कैसे पहुंचती है, एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देखा। अभी हमने लास्ट में हमने फैक्टर्स देखे थे, बट वो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ओके, नाउ अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।